Good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. तो हम लोग का लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? Trehalose. ट्रेहलोस तक, हाँ? Yes, sir. चलो, अब बता दो आप लोग मुझे कौन सा डाइसैकेराइड जो है इंसेक्ट के ब्लड में होता है? Trehalose. वेरी गुड, ट्रेहलोस, हाँ? और कौन, जरा सुक्रोज का कंपोजिशन बता दो मुझे. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सुक्रोज? Sucrose, beta, fructose, and alpha glucose. वेरी गुड, हाँ? चलो आप लोग बता दो मुझे लैक्टोज का बॉन्डिंग. व्हाट इज बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द लैक्टोज? Beta 1 for glycosidic bond. वेरी गुड, बीटा 1,4 ग्लाइकर. जरा सुक्रोज का बता दो बॉन्डिंग. Beta 1 to glycosidic bond. वेरी गुड, बीटा 1,2 1 to ग्लाइकर. glycosidic bond. अगर कोई यूएस विजन 50 से वहां पे कोई मेंबर है, वो प्लीज मुझे होस्ट बनाए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं. चलो बच्चों, अब हम लोगों को एक नया टॉपिक देखना है जहां में आपको मैंने समझाया तो ये था मैंने, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नाउ यू विल पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट टाइप्स ऑफ शुगर्स. टाइप्स ऑफ शुगर्स, हाँ? और टाइप्स ऑफ शुगर्स में से आप लोग 2 कॉलम बना लेना और एक कॉलम में लिख लेना रिड्यूसिंग शुगर और दूसरे में लिख लेना नॉन रिड्यूसिंग शुगर. Reducing sugar and non-reducing sugars. Now you will put a heading there and write types of sugars. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. तो टाइप्स ऑफ शुगर्स में से आप लोग एक साइड लिख लेना रिड्यूसिंग शुगर और दूसरे साइड जो है यू विल राइट द नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सर ये टाइप्स ऑफ शुगर सर ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर है क्या सर? आप इसको अलग हेडिंग कर दो, हाँ? अलग हेडिंग कर दो ओलिगोसैकेराइड के बाद में. टाइप्स ऑफ शुगर्स और टाइप्स ऑफ शुगर्स इसका कोई नंबर नहीं देना, एज अ सब हेडिंग कर देना, हाँ? नंबर देने का जरूरत नहीं है. इसमें लिख लेना अपना माइक्रोफोन बंद रख लो प्लीज, हाँ? They have free aldehydic
और कीटोनिक ग्रुप। और बच्चों यहाँ पे लिख लेना नो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा था वो सारे ज्वाइन हो गए? तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दे रिड्यूस फेरिक टू फेरस। और यहां पे लिख लेना फेरस मतलब Fe+2 और क्यूप्रिक and cupric means Cu+2 to cuprous और cuprous means Cu+1। जहां में अस का आवाज आएगा वो मतलब लेस होता है। तो लेस वाला कौन सा है? Fe+2 और लेस वाला कौन सा है? Cu+1। इसलिए क्यूप्रस इसको फेरस। और यहां पे लिखना है दे कैन नॉट रिड्यूस। और इसमें लिख लेना दे फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट of cuprous oxide। तो बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड आपको पता है कॉपर का चार्ज +1 होता है और ऑक्सीजन जब मिलेगा -2 तो बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। और यहां पे लिख लेना दे कैन नॉट फॉर्म। अब बता दो मुझे आप लोग, क्या मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है या उनमें वो बिजी होता है किसी के साथ? मोनोसैकेराइड्स में। हाँ बच्चों, नॉलेज नहीं चाहिए, बस दिमाग चाहिए। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है या बिजी है? ग्लूकोज में फ्री है। फ्री है सर, फ्रुक्टोज फ्री है। फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप फ्री है या बिजी है? फ्री है फ्रुक्टोज में। तो इसीलिए आप बता दो मुझे मोनोसैकेराइड्स क्या रिड्यूसिंग होंगे, मोनोसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होंगे? रिड्यूसिंग। अब बताओ मुझे डाइसैकेराइड में कौन कौन सा था रिड्यूसिंग, कौन कौन सा था नहीं आ रहा है सर। आवाज Sound क्लियरली ठीक है। नहीं आ रहा है सर। एक मिनट जस्ट वेट करो, जस्ट मैं माइक्रोफोन चेंज करता हूँ, हो सकता है आवाज सही हो जाए। हेडफोन अब बता दो आवाज ठीक है अब या नहीं? अब ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। ओके। अब एक बारी मैं एक चेंज करता हूँ, आप लोग दोबारा से बता देना कैसा है आवाज। है ओके सर। अब बता दो आवाज में कुछ फर्क आया या क्वालिटी वैसा ही है? सर अब मतलब क्लियर है। अब क्लियर है? हाँ हाँ सर। ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, मोनोसैकेराइड्स में अब आप लोग बता दो मुझे डाइसैकेराइड्स में कौन सा होगा रिड्यूसिंग, कौन सा होगा नॉन रिड्यूसिंग। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। चलो लैक्टोज बता दो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग, क्योंकि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। एक ग्लूकोज का
बिजी है, लेकिन दूसरे वाले ग्लूकोज का फ्री है। एक गैलेक्टोज का बिजी है, ग्लूकोज का फ्री है। अब बता दो बच्चों मैल्टोज का क्या है? 1,4 लिंकेज, एक ग्लूकोज का 1, दूसरे ग्लूकोज का 4, फ्री दैट है। मींस एक ग्लूकोज का फ्री है ना। तो अब यहाँ में आप लोग बता दो मुझे सुक्रोज में कौन सा लिंकेज था? 1 2, दैट मींस 1 नॉन ग्लूकोज का रिड्यूसिंग। और 2 होगा उसका नॉन रिड्यूसिंग। और फिर मैंने आपको ट्रीहेलोज में कौन सा लिंकेज बताया था? 1 1, वन वन 1, तो वो होगा नॉन रिड्यूसिंग। अब जो इसमें से आप लोगों को कॉमनली पूछा जाता है और वो ये है कि which one of the following is non-reducing sugar। तो अब आपको बोलना नहीं है कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग, लैक्टोज रिड्यूसिंग, माल्टोज रिड्यूसिंग। आर यू डन विद दिस? नो सर। यस। आप लोगों का क्लास शायद मेरा कोई मिस हुआ होगा। मैं आप लोगों को बैकअप क्लासेस लगाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अभी आप लोगों के एरिया में हूँ, बदरपुर में हूँ, करीमगंज में हूँ। तो जो भी आपका क्लास मिस होगा वो मैं आपको अलग से शेड्यूल करवा दूंगा। आर यू डन विद दिस नाउ? यस सर। यस तो बच्चों अब आप लोग अब इसको आप क्लोज कर लेना। ये हमें फिलहाल इतना, इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है और वो ये वाला है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। नाउ क्लोज द डिफरेंसेस एंड अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना उधर कि बेनेडिक्ट्स टेस्ट आपके एनसीईआरटी पे कुछ टेस्ट का डिटेल लिखा है और कौन सा टेस्ट किस बायोमोलिक्यूल के लिए यूज होता है। तो फिलहाल आप लोग याद रख लेना बेनेडिक्ट्स टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट आर यूज्ड to differentiate reducing and non-reducing sugars। अब बता दो क्या ये अब कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, फिलिंग्स टेस्ट प्रोटीन के लिए है, न्यूक्लिक एसिड के लिए, या किस बायोमोलिक्यूल के लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, बस ये याद रखना है। तो अब इसमें आप लोग याद रख लेना अल्कलाइन CuSO4, और CuSO4 का आप लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट। अल्कलाइन CuSO4 इज Benedict's reagent and is blue in color। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाऊं और मैं आपसे कहूंगा कि ये ग्लूकोज है, जरा बच्चों ग्लूकोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग है। अब इसके साथ मैं यहाँ में अल्कलाइन CuSO4 डाल दूं तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन तो ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होगा, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा? ब्लू इन कलर। तो बच्चों यहाँ में जो रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन का हम नाम देंगे कौन सा रिएक्शन? बेनेडिक्ट्स रिएक्शन। अब बता दो मुझे क्या ये ग्लूकोज रिड्यूसिंग है या ये नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। बच्चों इस कॉपर सल्फेट में कॉपर का चार्ज +2 होगा या +1 होगा? केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री है। हाँ +2। वेरी गुड, +2 होगा, बिकॉज कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है? सल्फेट का -2 और कॉपर का +2। तो अब बता दो मुझे, ये बंद कर लो आप माइक्रोफोन। हाँ अब बता दो बच्चों इस ग्लूकोज में अब कौन रिड्यूसिंग होगा और कौन नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस हो जाएगा? ताहिरा बेगम जो है वो माइक्रोफोन बंद रखने। हाँ देखो बच्चों ग्लूकोज का अगर आप लोगों को याद होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म कहा था मैंने, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोइरानिक एसिड। और अगर ये कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो जाएगा तो बच्चों यहाँ में बन जाएगा Cu2O। अब बता दो ये Cu2O जो है
अब कौन सा प्रेसिपिटेट बना देगा, कैसा कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा? रेड प्रेसिपिटेट। रेड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये रेड प्रेसिपिटेट। अब बताओ ये ग्लूकोयूरानिक एसिड क्या हुआ इधर? ऑक्सीडाइज। यहाँ पे क्या था, ये रिड्यूस वाला, तो यहाँ में आप लोग रिड्यूस लिख लेना। हाँ, ये वाला रिड्यूस फॉर्म है। और देखो यहाँ में कॉपर का चार्ज जरा बता दो आप, क्या होगा इस Cu2 प्लस में? क्या कॉपर होगा +1 या +2? +1। +1. गुड। अब बताओ यहाँ पे, अब कॉपर क्या हुआ, +2 से क्या बना? +1। +1. और जो रिड्यूसिंग वाला शुगर है वो किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीडाइज वाले। Oxidizing. तो इसीलिए कहा था मैंने कि जो यहाँ में जब रिड्यूसिंग शुगर होगा वो Cu+2 को कन्वर्ट करेगा Cu+1 में। और एक और टेस्ट होता है फेलिंग्स टेस्ट, उसमें होता है Fe+3 कन्वर्ट होता है Fe+2। अब अगर मैं ग्लूकोज की जगह में सुक्रोज रखता, जरा बता दो क्या रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं? अगर सुक्रोज रखता है ग्लूकोज की जगह पे, नहीं, क्यों? क्योंकि सुक्रोज कौन सा शुगर नॉन होता है? रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ में डायबिटिक पेशेंट का यूरिन रख लूं, मैं अगर यहाँ पे यूरिन ऑफ सिवियर डायबिटिक पेशेंट, तो 5 ml में लूंगा वो। तो बच्चों अब यहाँ में 5 ml उसके साथ सपोज का कॉपर सल्फेट, जरा आप लोग बता दो मुझे क्या रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा या नहीं? मिलेगा। क्यों? क्योंकि डायबिटीज, जिसमें सीवियर डायबिटीज होता है, यूरिन में क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है ना। तो जब ग्लूकोज आएगा तो आराम से कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? रेड प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स हम लोग डायबिटीज के डिटेक्शन के लिए भी इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। आर यू डन विद दिस? Yes, Yes, sir. sir. So this was difference between reducing and non-reducing sugar. तो बाकी आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। और बाकी जितना भी बताया मैंने, इट विल हेल्प यू मोर इन केमिस्ट्री देन बायोलॉजी। बट ये टेस्ट का याद रखना है कि कौन सा टेस्ट किस बायोमोलिक्यूल के लिए यूज होता है, बिकॉज एनसीईआरटी ने वो जूलॉजी में दिया हुआ है। तो अब हम लोग लास्ट वाला इसका डील करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। व्हाट वाज द लास्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? Polysaccharide. Polysaccharides. तो इसमें लिख लेना दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स that are either made up of same monosaccharides और या तो वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड हो। They are the carbohydrates that are either made up of same or different monosaccharides which remain connected with by glycosidic bonds. आप लोग मेहनत करते रहो और ये रिवाइज करते रहो। अगर जब मुझे लगे कि आप अपना एग्जाम वगैरह खत्म कर लेंगे नीट का, फिर मैं आपको साथ साथ एनिमल किंगडम भी पढ़ाते जाऊंगा। सो दे मे बी homopolysaccharides or heteropolysaccharides.
तो बच्चों अब हमें देखना है यहाँ में ये होमोपॉलीसेकेराइड क्या क्या होगा। अब बता दो होमोपॉलीसेकेराइड सेम मोनोसेकेराइड का होगा या डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड होगा? Same. Very good, हाँ? So लिख रहे हैं यहाँ पे लिख लेना they are the polysaccharides that are made up of same monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स। अब इसमें से एग्जांपल आपको याद रखना है। एग्जांपल सबसे पहले जो एनसीईआरटी ने दिया है स्ट्रक्चर वो स्टार्च का है। तो बच्चों इसके बाद आप लोग याद रखना चाहते हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च के जैसा ही होता है। फिर आपको याद रखना है सेलुलोज, ग्लूकोज का पॉलीमर है। फिर आपको काइटिन याद रखना है, नैक का पॉलीमर है। फिर आपको इनुलिन याद रखना है और वो फ्रुक्टोज का पॉलीमर। क्लियर? So starch, glycogen, cellulose, chitin, inulin, they are homopolys. Everything is given in NCERT. All the names are given. तो इसमें आपको कोई भी नहीं छोड़ना, सब आपको याद रखना। चलो पहले आप एक क्वेश्चन लिख लेना। Which of the following? सर वो काइटिन का वो बाद वाला क्या है? Inulin, 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 INULIN। तो लिखना है which of the following is not a protein। तो बच्चों इसमें से आप एक ऑप्शन जो है वो लिख लेना इंसुलिन। The second option you will write there growth hormone, and C option you can write pepsin, and D option you will write now tell me what will be the answer here? Option D. Option D. हाँ वेरी गुड, ऑप्शन डी। आप लोगों को फिलहाल इनका देखना ही नहीं था, अगर किसी को नॉलेज ही नहीं था इनके बारे में। तो बड़ा ऊपर क्या लिखा था मैंने, होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या था? इनुलिन। अब बच्चों बता दो मुझे, इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए इन तीनों पे देखना ही नहीं था। अब इंसुलिन एक हार्मोन है लेकिन प्रोटीन होता है, ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है लेकिन प्रोटीन होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है लेकिन प्रोटीन होता है। तो इसलिए तीनों जो है प्रोटीन है लेकिन ये वाला कार्बोहाइड्रेट। सो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस इनुलिन पे। मैं और भी क्वेश्चन बता दूंगा आपको कैसे आएगा, लेकिन फिलहाल इस टाइप का बन सकता है। तो अब बच्चों इस होमोपॉलीसेकेराइड में आप लोग सबसे पहले स्टार्च के डिटेल को लिख लेंगे और स्टार्च लिख लेना इट इज a homopolymer of alpha glucose। It's a homopolymer of alpha glucose। So सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये स्टार्च जो है ये प्रेजेंट होता है दो फॉर्म में। एक को हम लोग कहते हैं अमाइलोज और दूसरे को कहते हैं अमाइलोफैक्टिव। तो और ये प्लांट्स में बनता है। देखो इट इज सिंथेसाइज्ड, इट इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। जरा बच्चों खुद लिख लो उस प्रोसेस का नाम यहाँ पे, जिस प्रोसेस से ये सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में। क्या होगा उस प्रोसेस का नाम? फोटोसिंथेसिस।
वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, दैट इज amylose and amylopectin. It is present in two forms, that is amylose and amylopectin. Now what you will do, on the one side you will write amylose, और बच्चों दूसरे कॉलम में आप लोग लिख लेना है amylopectin. और amylose में आप लोग लिख लेना it is straight, yeah, it is unbranched. It is unbranched form of starch. और यहाँ पे लिख लेना it is branched form of starch. It is unbranched form of starch, और इधर लिख लेना it is branched form of starch. तो बच्चों इसमें आप लोग दूसरा डिफरेंस लिख लेना, द ग्लूकोज या द अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स आर connected only by alpha 1,4 glycosidic bonds, and here you will write the alpha glucose units are connected by both alpha 1,4 glycosidic bonds and alpha 1,6 glycosidic bonds. So it contains 200 to 1,000 glucose. और बच्चों इसमें लिखना has 2,000 to 2 lakh ग्लूकोज. सो ये मेन 3 डिफरेंस है एमाइलोज का और एमाइलोपेक्टिन में. अब बता दो एमाइलोज में खाली कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होता है? अल्फा 1,4. अल्फा 1. लेकिन एमाइलोपेक्टिन में होता है अल्फा 1,4 भी, अल्फा 1,6 भी. अभी आप लोग सीखेंगे और एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को सीखना बड़ा जरूरी है. और इसमें 200 से 1000 ग्लूकोज हो सकता है और इसमें 2000 से 2 लाख ग्लूकोज हो सकता है. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. And this is difference between amylose and amylopectin. अब देख लो स्ट्रक्चर कितना इजी है, कोई टफ नहीं है. आप लोग या चलो एक रफली आप लोग एक स्ट्रक्चर डाल देना, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या कर लेना, एक लाइन आप ड्रॉ कर देना और उस लाइन में आप लोग यहाँ में ग्लूकोज यूनिट डाल देंगे. सपोज ग्लूकोज है और इस एंड का नाम हम लोग देंगे 1 और इस एंड का नाम देंगे हम लोग 4 और इसका नाम देंगे 1. अभी आप लोगों को खुद पता चलेगा क्यों मैंने यहाँ 1 और 4 लिखा. तो बच्चों लेट मी कॉल दिस एज अ ग्लूकोज. अब बता दो इन ग्लूकोज के बीच में ये कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,4.
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड। अब देख लो आप इधर, यहाँ पे जरा देख लो आप, ये मैंने ग्लूकोज का चैन बनाया तो यहाँ से मैंने ब्रांच निकाला, और बच्चों यहाँ से मैंने एक और ब्रांच निकाल दिया, यहाँ से मैंने सपोज एक और ब्रांच निकाल दिया, और इसमें मैंने और एक ब्रांच निकाल दिया, तो यहाँ में सपोज मैंने एक और ब्रांच निकाल दिया, और यहाँ में सपोज मैंने एक और ब्रांच निकाल दिया। अब देखो इधर मैं यहाँ से ग्लूकोज बता दूंगा, ये है इधर, और ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इधर ग्लूकोज है। और बच्चों ये ग्लूकोज यहाँ पे आया और इसने यहाँ पे ब्रांच कर दिया इसके साथ, और यहाँ से ये ग्लूकोज का लाइन सीधे जाएगा, लेकिन इस ग्लूकोज के लाइन में भी यहाँ ब्रांच निकल सकता है। तो यहाँ में ये ग्लूकोज सीधे भी जा सकता है, और लेकिन इसमें ब्रांच भी निकल सकता है, और फिर दूसरा, लेकिन इसमें भी ब्रांच यहाँ से निकल सकता है, और यहाँ से एक और ब्रांच निकल सकता है, और यहाँ से ये ग्लूकोज सीधे गया था ऐसे, और लेकिन यहाँ में ब्रांच निकल आया, और ये ब्रांच भी फिर और सीधे जाएगा। तो अब आप लोगों को अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, और ये सब जो है ना, ये ग्लूकोज के 4 एंड्स होंगे, ये वाले, दिस ऑल विल बी 4 एंड्स, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और बच्चों खाली इसमें एक ही 1 एंड होता है, ये वाला। अब देख लो आप इधर, अगर हम लोग इसमें अब बॉन्ड का देखें तो बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि ये वाला बॉन्ड तो डेफिनेटली 1,4 होगा। तो बच्चों ये जो यहाँ में ब्रांच निकल आया, और ये ब्रांच वाला होगा अल्फा 1,6। क्लियर? Yes, sir. तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका रियल स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। बच्चों वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे ग्लूकोज बना लूंगा। अब आप लोग डिफरेंस क्लोज कर देना है, तो आप लोग डिफरेंस के बाद में ऐसे बनाते जाना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। क्या अल्फा ग्लूकोज होता है स्टार्च में या बीटा ग्लूकोज होता है? अल्फा ग्लूकोज है। सो ये यहाँ में अल्फा ग्लूकोज। तो अब देख लो बच्चों, मैं आप लोगों को कहूँगा ये ग्लूकोज का जो है 1 कार्बन एटम है, और ये इस ग्लूकोज का 4 है, और ये इसका 1 है, और ये इसका 4 है, जो आप लोगों ने सीखा हुआ है। और ये 1 है और ये 4 है। अब आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो ग्लूकोज होगा इसका OH रिएक्ट करेगा इस ग्लूकोज के OH के साथ, क्योंकि अल्फा है तो यहाँ में H होगा, यहाँ में H होगा। अब आपको पता है कि यहाँ में OH होगा नीचे, और वो इस वाले OH के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ में H, और यहाँ में H होगा, यहाँ में H होगा। और यहाँ में आप लोगों को पता है ये अल्फा ग्लूकोज है, OH नीचे होगा और ये वाला OH होगा। और बच्चों यहाँ में भी आपको पता है कि OH नीचे होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ऐसे O लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 3 ही ग्लूकोज लिखूं ये तो मतलब ट्राइसैकेराइड हो गया। क्या ये ट्राइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड। इसलिए मैं ब्रैकेट डालूंगा और क्या लिखूंगा इधर, N लिखूंगा। अब बता दो क्या आपको ये ब्रांच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है या अनब्रांच दिख रहा है? ब्रांच। कहाँ में ब्रांच है? क्या ये स्ट्रेट आपको लग रहा है या इसमें आपको कहीं से ब्रांच लग रहा है? स्ट्रेट लग रहा है। तो बच्चों ये स्ट्रेट वाला अमाइलोपेक्टिन होगा या अमाइलोज होगा? एमाइलोज। माइलोज। बता दो ये वाले बॉन्ड्स कौन से होंगे? अल्फा 1,4।
अल्फा 1 फॉर और जो ये वाला होगा इधर में साइड, और ये वाला साइड याद रख लेना, ये लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग होता है, और ये एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है। और जो ये राइट साइड होगा, या सीएचओ ग्रुप है तो सीएचओ ग्रुप होने की वजह से इसको हम रिड्यूसिंग एंड कहेंगे। अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखा है कि पॉलीसैकेराइड्स हैव रिड्यूसिंग एंड ऑन द राइट साइड एंड नॉन रिड्यूसिंग ऑन द लेफ्ट साइड। मैंने ग्लूकोज का पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाया है, वो मैं आपको सिखाया हूँ। यहाँ OH नीचे, OH अंदर, यहाँ में H और ऊपर CH2OH होगा 6th वाला, तो वो मैंने नहीं दिखाया। नाउ दिस इज द विच स्ट्रक्चर? Amylose. एमाइलोज। तो ये अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है बच्चों, और ये अल्फा ग्लूकोज है। तो इन्होंने ही आपस में ये बॉन्ड बनाया और एमाइलोज बनाया। अब बता दो ये रिड्यूसिंग एंड क्यों है? ये 1 वाला इधर, व्हाई दिस इज रिड्यूसिंग एंड? It's the बिकॉज CHO ग्रुप होता है ग्लूकोज के 1 कार्बन एटम। आर यू डन विद दिस? yes, sir. सर तो अब मैं नो आपको, सर, हाँ डन। अब देख लो बच्चों, मैं आप लोगों को एमाइलोपेक्टिन का सिखाऊंगा। तो एमाइलोपेक्टिन सिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर में ग्लूकोज बना दूंगा। और इस ग्लूकोज का अल्फा ही होगा। तो अगर अल्फा होगा, क्या OH नीचे होगा या OH ऊपर होगा? It's missing. नीचे। अब बच्चों इसमें आप लोग चेंज नहीं करना, आप लोग एमाइलोस में ही चेंज नहीं करना है, आप लोग अलग से बनाना। और वो आप लोगों का एमाइलोस वाला है। अब मैं आपको एमाइलोपेक्टिन का दिखा रहा हूँ। जरा बच्चों, इधर में H था और इधर में क्या था? CH2OH, OH, और यहाँ में क्या था? OH। अब देखो ये OH रिएक्ट करेगा, वाटर बाहर आएगा, और जब वाटर बाहर आएगा तो यहाँ में ये CH2OH और ये O कार्बन एटम 1 आपस में बाइंड हो जाएगी। जरा ये बता दो मुझे, ये कौन सा कार्बन एटम था इधर? ये वाला 6th, और ये वाला क्या है? 1। 1. और बच्चों ये वाला क्या होगा? 4। 4. और ये बॉन्डिंग कौन सा होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, या अब होगा ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग? ये वाला 1,6 glycosidic. 160. 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। अब जिसमें दोनों बॉन्ड होगा, क्या वो एमाइलोस होगा या वो एमाइलोपेक्टिन होगा? Amylopectin. एमाइलोपेक्टिन। अब आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा और एनसीईआरटी में बताया जाएगा, इस जहां मैंने ये लिखा और वहां पे लिखा होगा बी, ये वाले जगह में, और जहां मैंने ये लिखा यहाँ पे लिखा होगा ए, और फिर आपको बोला जाएगा ए क्या है, बी क्या है। तो ए आप याद रखना 1,4 और बी आप याद रखना 1,6 ग्लाइकोसाइडिक। Are you done with this? नो सर। No, sir. चलो बना लो आराम से।
मुझे इन्फॉर्म कर देना जब खत्म हो जाएगा। हो गया सर। चलो अब देखो बच्चों, आप अब मुझे इधर बता दो, ये वाला, जरा ये वाला बॉन्ड बता दो मुझे, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? दिस वन, ये वाला 16 या 14? 16 वेरी गुड, 16। जरा ये बता दो ये कौन सा होगा? 16। जरा ये बता दो ये वाला कौन सा होगा? 16 ना 14 ये 14 होगा। ये वाला बता दो ये वाला कौन सा होगा? 16। ये वाला भी 16 होगा, ये वाला भी 1, लेकिन इसका जो ये स्ट्रेट रहा आगे बढ़ता जाएगा और वो 14, ये वाला सारा 14 है, लेकिन जब ब्रांच आएगा उधर में 16, और ये वाला सीधे इधर जाएगा और लेकिन इधर से ब्रांच निकला, और जो ये पहला वाला ब्रांचिंग होगा ये होगा 16। तो अब बता दो बच्चों, जो एमाइलोस होगा, क्या एमाइलोस में हमेशा आप देख लेना एक 1 एंड होगा और एक 4 एंड होगा, और इस एमाइलोपेक्टिन में आप देखोगे एक ही 1 एंड और बहुत सारे 4, और जितना ब्रांचेस आएगा उतना आपको मानना है कि इसका। हाँ हाँ सर 14 और 16 वाला फिर से समझाइए ना सर, फिर से। चलो मैं समझा दूंगा आपको। मतलब देखो यहाँ पे ब्रांच जितना निकला एक भी 1 नहीं होगा। हाँ, जितना ब्रांच आएगा उतना आपको मान लेना है कि 16 होगा। अब देखो इधर, यहाँ पे आप देखते रहना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊंगा। जरा ये वाला बॉन्ड बता दो कौन सा होगा? 14। ये वाला भी क्या होगा? 14। लेकिन यहाँ में इधर ब्रांच निकला तो ये क्या होगा? 16। अब देखो ये कंटिन्यूसली जा रहा है इधर, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? 14। लेकिन जहाँ इसमें भी ब्रांच निकलेगा तो ये क्या होगा? 16। तो इधर क्या होगा? ये 16। इधर क्या होगा? ये 16। इधर क्या होगा? ये 16। लेकिन जो ये सीधे जा रहा है ये सारे के सारे क्या होंगे? 14। और यहाँ पे भी होगा 16, लेकिन सारे के सारे 14 14 14 होंगे। सर अब ब्रांचिंग में बता दो 16 मुझे होता है सर। एमाइलो, हाँ ब्रांचिंग का 16 होगा। ओके सर। ब्रांचिंग का 16 होता है और बाकी 14 होगा। जैसे आपने यहाँ मैंने दिखाया, यहाँ ये तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दिखाया था और यहाँ तो एग्जैक्ट दिखाया था। क्लियर? ये वाला एमाइलो पैक्टिन हो गया और पहला वाला एमाइलो। जहां में भी, अब बताओ यहाँ में अगर नेक्स्ट ग्लूकोज आएगा इधर में तो कौन सा बॉन्डिंग बनेगा? अगर यहाँ में ग्लूकोज आया एक और 14, तो दैट मीन्स जितना भी फिर ब्रांच अगर अलग अलग फिर लंबा होते जाएगा 14 से होगा, लेकिन जहां ब्रांच आएगा वहां 16 होगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना उधर। पहला हम लोग एनसीईआरटी का ही लिखेंगे। देखो इन पॉलीसैकेराइड्स, नॉन रिड्यूसिंग एंड is present on left side, and reducing end is present on right side. तो ये स्टूडेंट लोग ज़्यादातर इग्नोर करता है और सोचता है कि ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं आएगा या ध्यान ही नहीं देता कि इम्पोर्टेंट है, बट बच्चों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब बता दो ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? ये वाला लेफ्ट, और ये वाला क्या है? राइट। राइट में क्या है? रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट में क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। तो you can write the next point there. Amylose forms a secondary helical structure.
secondary helical structure around a protein, yeah, around a central protein. Around a central protein known as hilum. HILUM. बच्चों हिलम वाला तो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, हिलम वाला हो सकता है आपको बॉटनी से पूछा जाए, लेकिन ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में लिखा है। अब जब भी हेलिक्स बनेगा, क्या हेलिक्स प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा या हेलिक्स 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा? बच्चों हेलिक्स 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा या हेलिक्स 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा? Is 2 dimensional. 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसीलिए नो डाउट एमाइलोज स्ट्रेट होता है, लेकिन जब स्ट्रेट बनता जाएगा ये कॉइल करता जाएगा और कॉइलिंग से हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा। चाहे प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हेलिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड का हेलिकल स्ट्रक्चर हो, हेलिकल स्ट्रक्चर को हमेशा हम लोग 2D स्ट्रक्चर मानते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मानते हैं। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो देखेंगे वो है, ये मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया अभी, तो ये है यहाँ पे सपोज हिलम प्रोटीन है ये। तो बच्चों इस प्रोटीन के चारों तरफ ना अब ग्लूकोज आएगा और वो ग्लूकोज कॉइल करता जाएगा, तो वो ग्लूकोज यूनिट कॉइल करता जाएगा और वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं और या आप लोग लिख सकेंगे ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, या चलो मैं यहाँ पे बना लूंगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज। जरा ये बता दो मुझे, ये प्रोटीन का नाम क्या है? Hilum protein. हिलम। तो बच्चों ये कौन सा यूनिट है इधर? ग्लूकोज। और ये कौन सा बॉन्ड होगा? अल्फा 1,4। और यहाँ पे आप लोग लिख लेना फिगर इज एमाइलोज ऑफ पोटैटो स्टार्च। आलू में तो स्टार्च ही होता है ना, तो ये आलू का एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। Are you done with this? अब जो पोटैटो में आलू में जो स्टार्च रहता है, तो उसमें बच्चों याद रख लेना 20% जो है वो रहता है एमाइलोज और 80% जो है वो होता है एमाइलोज। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेना, आयोडीन टेस्ट is used to differentiate starch, glycogen and cellulose। ये आपको एनसीईआरटी से याद रखना है। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट starch provides blue color। Starch provides blue color due to its amylose या due to its helical amylose।
that traps iodine in its helix. क्लियर? और ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना, दिस इज इन एनसीईआरटी। बच्चों अब कौन सा कलर आयोडीन टेस्ट के समय स्टार्च प्रोवाइड करेगा? ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि जब आयोडीन डालेंगे हम, अगर सपोज हमने ये ग्लास स्लाइड लिया और ये ग्लास स्लाइड लिया और इस ग्लास स्लाइड पे हमने क्या करा, हमने स्टार्च का सॉल्यूशन लाया और हमने जब स्टार्च का सॉल्यूशन लाया तो यहाँ पे वो स्टार्च का ड्रॉप डाल दिया, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ग्लाइकोजन का ड्रॉप और यहाँ में हम लोग डालेंगे सपोज सेल्यूलोज का ड्रॉप। तो बच्चों जिस साइड हम लोग जाएंगे स्टार्च का ड्रॉप, ग्लाइकोजन का ड्रॉप और इसका ड्रॉप ग्लाइकोजन का, सेल्यूलोज का, तो वहाँ में उसके बाद आयोडीन डालेंगे, आयोडीन का ड्रॉप इसमें इसमें इसमें। और जब आयोडीन का ड्रॉप डालेंगे तो एक जगह मिलेगा ब्लू कलर और एक जगह मिलेगा हमें रेड कलर और एक जगह हमें मिलेगा नो कलर। तो नो कलर तो हम लोग, अब वाइट बोर्ड है हमारे पास, इसलिए आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सर्कल मार देना और यहाँ पे लिख लेना नो कलर। तो अब बता दो ये वाला आयोडीन टेस्ट के समय कौन देगा ब्लू कलर? स्टार्च। और रेड कलर कौन देता है? ग्लाइकोजन। और बच्चों नो कलर कौन देता है? सेल्यूलोज। और टेस्ट करना है आप लोगों को, सपोज टीचर बता देगा कि ये, कोई बताएगा नहीं, 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब में एक स्टार्च का सॉल्यूशन है, ग्लाइकोजन का है और सेल्यूलोज का है, और फिर देगा चौथे टेस्ट ट्यूब में आयोडीन, और फिर टीचर बताएगा आपको बता दो मुझे इन टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा शुगर है। तो आप क्या करेंगे, एक ट्यूब से निकालेंगे ड्रॉप, डाल लेंगे स्लाइड पे, फिर दूसरे ट्यूब से, फिर तीसरे, और फिर तीनों में डाल देगा आयोडीन। और थोड़ा वेट करेंगे, एक में ब्लू कलर आएगा, एक में ग्लाइको ये रेड कलर आएगा, एक में कलर ही चेंज नहीं होगा, तो फिर आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ये कौन कौन सा है। क्लियर? यस सर। तो नेक्स्ट वाला जो है यू विल राइट देयर, चलो मैं स्टार्च ये ग्लाइकोजन का और सेल्यूलोज का इधर ही लिखाऊंगा। ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट, during iodine test, glycogen provides red color. Provides red color and cellulose provides no color. तो ये तीनों का कलर का डिटेल आप लोग याद रख लेंगे बिकॉज इट इज इन एनसीईआरटी। डन? ये था सारा कहानी स्टार्च का। तो अब हमें दूसरा जो शुगर है उधर, पॉलीसेकेराइड है, शुगर नहीं सॉरी, तो दूसरा पॉलीसेकेराइड जो है वो ग्लाइकोजन है। और बच्चों इस ग्लाइकोजन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं एनिमल स्टार्च। एक बच्चे को स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्या ये सबके साथ प्रॉब्लम है या इसी के साथ प्रॉब्लम है? Is screen visible to rest of the student or not? यस सर। हाँ हुसैन, आपको नेटवर्क का इशू है, आप एक बारी लॉग आउट कर दो फिर दोबारा से आ जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब लिखो इसमें, आप स्टार्च में ग्लाइकोजन में लिख लेना, इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ
अरे मुझे देखने का कोई तो प्रॉब्लम, बोर्ड तो दिखता है या नहीं? ओके सब दिखाई देता है। चलो तो ठीक दिख है। रहा है। इट्स अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इट्स अ होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज that are connected by both alpha 1,4 glycosidic bonds and alpha 1,6 glycosidic bonds. So बच्चों याद रखिए ना, glycogen is present only as amylopectin. Glycogen is present only as amylopectin, and its amylopectin provides a red color during ID test. अगर पूछा जाए क्यों रेड कलर मिलता है, वो याद रखना है एमाइलोपेक्टिन की वजह से। प्रेजेंट ओनली इन और व्हाट? और ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट ओनली एज एमाइलोपेक्टिन। थैंक यू। Only as amylopectin, and its amylopectin provides red color during ID test. अब बच्चों बता दो आप लोग, अगर इसमें amylopectin है, क्या इसमें 1,4 होगा only, 1,6 होगा only, या both 1,4 and 1,6 होगा? अगर amylopectin है 1,4 होगा या 1,6? 1,4 both 1,6 होगा, दोनों होगा, है ना? तो इसीलिए आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाया एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, इसीलिए ग्लाइकोजन का भी वैसा ही होता है। तो इसमें लिख लेना, इट इज स्टोर्ड एज फूड इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। Skeletal muscles of animals. बच्चों कहाँ पे ये स्टोर रहता है हमारी बॉडी में? लीवर में, स्केलेटल मसल। लीवर में होता है स्केलेटल मसल में। और जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ग्लाइकोजन देगा एनर्जी, और जब हम लोग खाना खाएंगे वापस ये लीवर और स्केलेटल मसल में सिंथेसाइज करा जाएगा। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज मैं आप लोगों को यहीं तक बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी स्कूल जाना है। तो बाकी ये हाफ एन आवर जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैनेज कर दूंगा एक्स्ट्रा। सो किसी बच्चे का कोई डाउट है? सर हाँ, ये लिख दो, स्ट्रक्चर सेम एज एमाइलोपेक्टिन लिख दो क्या ये? हाँ तभी लिखा ना, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट ओनली एज एमाइलोपेक्टिन। आप नीचे लिख सकते हैं, अगर आप वो ये इससे समझ नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट ऑफ एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च। ठीक है सर। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No, तो sir. मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ, तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. आप लोग पढ़ते रहना, जो आधा घंटा बच गया तो इसको रिवाइज कर लेना। Yes, sir. ओके।